स्टडी 24 उदयपुर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम द रेशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस, विवेकपूर्ण प्रत्याशाओं की परिकल्पना या जिसे रेटेक्स हाइपोथेसिस भी कहा जाता है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए, इसमें दो वर्ड यूज हुए हैं, रेशनल और एक्सपेक्टेशन। इनका क्या मीनिंग होता है उसको हम सबसे पहले समझ लेते हैं। देखिए, रेशनल का मतलब क्या होता है, लोगों के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा कोई भी अगर निर्णय लिया जाता है, डिसीजन, तो वो जो डिसीजन होता है वो एक तरह से क्या करते हैं, ऐसे डिसीजन लेंगे, वो एक तरह से क्या करेंगे, सोच समझकर डिसीजन लेते हैं, अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। कोई भी आर्थिक निर्णय करने के लिए लोगों के द्वारा अगर अपनी बुद्धि का प्रयोग किया जाता है, सोच समझकर निर्णय लिया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, रेशनल कहते हैं, उसको विवेकशीलता कहा जाता है। और एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या होता है, जब लोगों के द्वारा किसी इकोनॉमिक वेरिएबल के बारे में, आर्थिक चर के बारे में, आने वाले समय में, भविष्य में क्या होगा उसके बारे में जो पूर्वानुमान लगाया जाता है, जो उसके बारे में अनुमान लगाया जाता है, जो संभावना व्यक्त की जाती है कि हाँ आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है, कीमतों में वृद्धि हो सकती है, कमी हो सकती है, तो जो भी वो संभावना व्यक्त करते हैं, जो अनुमान लगाते हैं कि ऐसा हो सकता है, उसको एक तरह से क्या कहा जाता है, एक्सपेक्टेशन कहा जाता है। अब देखिए, हमारी जो थ्योरी है उसका क्या नाम है, द रेशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस। तो ये जो थ्योरी है, ये जो परिकल्पना है, वो एक तरह से क्या मानती है कि लोगों के द्वारा जो भी डिसीजन लिए जाते हैं अर्थव्यवस्था में, जो इकोनॉमिक एजेंट हैं, आर्थिक एजेंट हैं, उनके जो डिसीजन होते हैं वो बेसिकली तीन बातों के ऊपर डिपेंड होते हैं। कोई भी व्यक्ति जो इकोनॉमिक डिसीजन लेगा वो तीन बातों से प्रेरित होकर लेता है। कौन कौन सी बातें, कौन कौन से वो तत्व हैं, सबसे पहला है विवेकशीलता। मतलब कोई भी डिसीजन लेगा उसके लिए लोग क्या करते हैं, अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे। साथ ही साथ वो क्या करेंगे, उस चर के बारे में, उस आर्थिक चर के बारे में जो वो निर्णय ले रहे हैं उसका भूतकालीन अनुभव क्या रहा है, पास्ट एक्सपीरियंस क्या रहा है, मतलब पिछले जो आंकड़े होते हैं, जो हिस्टोरिकल डेटा हैं, उनका भी वो यूज करता है। और साथ ही साथ केवल जो डेटा हैं, जो पास्ट एक्सपीरियंस उसका है, उसके साथ साथ में उसके पास में जो सारी इंफॉर्मेशन होती हैं, उस सारी सूचनाओं का वो प्रयोग करेंगे और तभी वो कोई निर्णय लेंगे। तो जो आर्थिक विवेकपूर्ण प्रत्याशाओं की परिकल्पना हमारी है, रेशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस, वो एक तरह से क्या मानती है कि लोगों के जो आर्थिक निर्णय होते हैं, जो इकोनॉमिक डिसीजन होते हैं, वो इन तीन तत्वों के ऊपर निर्भर करेंगे। लोगों की जो रेशनलिटी है, विवेकशीलता है, कोई भी डिसीजन लेने के लिए सोच समझकर डिसीजन लेंगे, वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे, उन चर के बारे में उनको जो अनुमान लगाना है, उसका भूतकालीन अनुभव क्या रहा है, पिछले जो आंकड़े हैं वो क्या हैं, और उनके पास में जो समस्त सूचनाएं उपलब्ध हैं, उन सभी का प्रयोग करके अगर कोई डिसीजन लिया जाएगा, तो इस तरीके की जो एक्सपेक्टेशन है उसको हम क्या कहते हैं, विवेकपूर्ण प्रत्याशाओं की परिकल्पना कहते हैं, रेशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रेशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस जो है वो एक तरह से क्या मानती हैं कि लोगों के जो निर्णय होते हैं वो इन तीन बातों के ऊपर निर्भर करते हैं। जैसे देखिए, एक व्यक्ति है, वो किसी कंपनी के अगर वो शेयर परचेज करना चाहता है, माना कि वो सोचता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो SBI है उसके वो शेयर परचेज करना चाहता है, तो देखिए SBI के जो शेयर वो परचेज करेगा तो केवल वो ऐसा नहीं देखेगा कि पिछले 10 वर्षों में इसके जो शेयर हैं उनकी प्राइस किस तरीके से बढ़ी है, ठीक है, मतलब पिछले 10 वर्षों का, 5 वर्षों का, 20 वर्षों का केवल जो डेटा होते हैं, हिस्टोरिकल डेटा हैं, वो उन्हीं का प्रयोग नहीं करेगा। मतलब वो अपना जो डिसीजन लेगा कि SBI के वो शेयर परचेज करे या नहीं करें, ठीक है, शेयर जो है वो खरीदें या नहीं खरीदें, उसका जो ये निर्णय है वो एक तरह से किसके ऊपर निर्भर करेगा, एक तो कि जो इसके हिस्टोरिकल डेटा है कि पिछले 10 वर्षों में, पिछले 20 वर्षों में, पिछले 5 वर्षों में जो इसकी शेयर प्राइस है उसकी क्या एक तरह से प्रवृत्ति रही है। साथ ही साथ उसके पास में जो अन्य सूचनाएं होती हैं, उन सारी सूचनाओं का भी वो प्रयोग करेगा। केवल ऐसा नहीं है कि पिछले 10 वर्षों में SBI के जो शेयर की प्राइस है वो इंक्रीज हुई है, तो इसी के वो डिसीजन ले लेगा
जाएगा कि नहीं, हाँ आने वाले टाइम में भी क्या होगा, उसकी जो प्राइस है वो बढ़ जाएगी। केवल इसी के ऊपर उसके जो निर्णय है वो आधारित नहीं होंगे। वो क्या करेंगे, साथ ही साथ जो भी सूचनाएं अवेलेबल होती हैं उन सारी सूचनाओं का भी वो प्रयोग करेगा, समस्त सूचनाओं का प्रयोग करेगा। जो हिस्टोरिकल डेटा हैं, पिछले जो आंकड़े हैं उनका भी प्रयोग करेगा, और साथ ही साथ वो अपनी बुद्धि का भी प्रयोग करेगा। मतलब सोच समझकर पूरी वो कैलकुलेशन करेगा एक तरह से, और उसके बाद में ही वो शेयर परचेज करता है। तो इस प्रकार का जो डिसीजन होता है लोगों का, उसको एक तरह से क्या कहा जाता है, रेशनल एक्सपेक्टेशन कहा जाता है, विवेकपूर्ण प्रत्याशा कहा जाता है। ये जो थ्योरी है वो आपको एक बार समझ में आ गई होगी कि जो रेशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस वो एक तरह से क्या मानती है कि लोगों के द्वारा कोई भी जो आर्थिक चरों के बारे में निर्णय लिए जा रहे हैं, जैसे आने वाले समय में किसी वस्तु की जो कीमत है या जो सामान्य कीमत इस तरह वो बढ़ेगा या कम हो जाएगा, मुद्रास्फीति की स्थिति आएगी या मुद्रा अविस्फीति, इन्फ्लेशन आएगा या डिफ्लेशन आएगा, जो भी वो डिसीजन लेगा वो डिसीजन केवल अपने आप नहीं लेता है, वो बहुत सारे जो 3 तत्व हैं इन 3 तत्वों का वो प्रयोग करता है। अपनी बुद्धि का प्रयोग करेगा, जो पिछले आंकड़े हैं, हिस्टोरिकल डेटा हैं, उनका वो प्रयोग करेगा, और साथ ही साथ उसके बारे में जो समस्त सूचनाएं हैं उन सारी इंफॉर्मेशन का वो यूज़ करके ही क्या करेगा, कोई डिसीजन लेगा। अब देखिए, जैसे अगर हम बात करें कि 1930 से पहले की अगर हम बात करें तो 1930 से पहले जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे वो तो एक तरह से क्या मानते थे कि जो अर्थव्यवस्था है उसमें फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, पूर्ण रोजगार पाया जाता है, डिमांड और सप्लाई के होते हैं हमेशा बराबर होते हैं, इसलिए सरकार को किसी तरीके से कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए आर्थिक क्रियाओं में। लेकिन बाद में 1930 के समय में जब विश्व में मंदी की स्थिति आई थी, जिसको एक तरह से क्या कहते हैं हम, ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं, जिसका सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है वो अमेरिका और जो यूरोपियन कंट्रीज थे उनके ऊपर उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। तो उस समय किन्स ने एक तरह से सुझाव दिया था कि अर्थव्यवस्था में जो ये प्रॉब्लम आएगी, जैसे बेरोजगारी की समस्या, अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है, ओवर प्रोडक्शन है, अति उत्पादन की जो समस्या है, तो ये जो प्रॉब्लम है उनको दूर करने के लिए एक तरह से क्या करना चाहिए, सरकार को अपनी जो नीतियां हैं उसका प्रयोग करना चाहिए। मतलब सरकार की जो फिस्कल पॉलिसी है, राजकोषीय नीति है, उन राजकोषीय नीति फिस्कल पॉलिसी का प्रयोग करके ये जो प्रॉब्लम है, बेरोजगारी की जो समस्या है, उसको एक तरह से दूर किया जा सकता है। तो किन्स का मानना था कि अर्थव्यवस्था में सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, सरकार फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी का प्रयोग करके अर्थव्यवस्था में जो भी चेंजेस है, जो भी प्रॉब्लम आई है, उस प्रॉब्लम को वो कम कर सकती हैं, उसको वो कंट्रोल कर सकती हैं। ठीक है, ऐसा किन्स का मानना था। इसलिए किन्स की जो थ्योरी है वो बहुत ही पॉपुलर भी हुई थी। अब देखिए उसके बाद में अगर देखें कि 1930 में क्या क्या स्थिति थी, एक तो स्थिति थी मंदी की, डिप्रेशन, और दूसरी कौन सी स्थिति थी, बेरोजगारी की थी, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम थी। और इसको दूर करने के लिए किन्स ने अपनी पॉलिसी दी थी, अपने एक तरह से सजेशन दिए थे, उसके सुझाव दिए थे, और गवर्नमेंट ने क्या किया था, उनको एक तरह से एडॉप्ट किया था। उनके जो सजेशन थे मंदी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए उनको अपनाया था। अब देखिए हुआ क्या, 1960 का जो दशक था उस समय विश्व में, जैसे अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था थी वहां पर एक नई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, जिसको क्या नाम दिया गया था, स्टैगफ्लेशन। और स्टैगफ्लेशन की जो ये स्थिति थी उसमें क्या हुआ था, अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की जो दर थी, अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेट थी वो एक तरह से क्या थी, ज्यादा थी, बढ़ रही थी, और साथ ही साथ इन्फ्लेशन भी था। मतलब इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों की रेट एक तरह से क्या थी, हाई थी, बेरोजगारी और स्फीति की दर एक तरह से उच्च थी। और इस प्रकार की जो समस्या थी उसको दूर करने के लिए किन्स ने कोई सुझाव नहीं दिया था, या किन्स की जो थ्योरी थी वो एक तरह से क्या हो गई थी, फेल हो गई थी। तो 1960 के बाद में हम देखते हैं कि जो मौद्रिकवादी अर्थशास्त्री हैं, जैसे फ्रीडमैन का दृष्टिकोण आ जाता है। फ्रीडमैन ने बताया कि अर्थव्यवस्था में अगर मुद्रा की पूर्ति बढ़ती तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। लेकिन किन्स की अगर हम बात करें 1970 से पहले की, तो किन्स इस बात को एक्सप्लेन करने में एक तरह से फेल हो गया था कि अगर अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ने से मनी की जो सप्लाई अगर बढ़ जाती है तो उसका अर्थव्यवस्था के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा उसको बताने में, ठीक है, एक तरह से जो किन्स था वो एक तरह से असफल हो गया था, किन्स एक तरह से फेल हो गया था। और इसी कारण जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने 1960 के दशक के बाद की हम बात कर रहे हैं, तो उन्होंने किन्स का जो विचार था, किन्सियन जो थ्योरी थी उसका एक तरह से क्रिटिसिज्म
में किया था, उनकी एक तरह से आलोचनाएं की थी। मुख्य रूप से जैसे अमेरिकन इकोनॉमिक्स थे रॉबर्ट लुकास, उन्होंने उसकी आलोचना की थी और बाद में धीरे धीरे एक तरह से जो रेशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस है उसको अपनाया जाने लगा। विवेकपूर्ण प्रत्याशाओं की परिकल्पना जो है उसके बाद में अपनाई जाने लगी है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो विवेकपूर्ण प्रत्याशाओं की परिकल्पना है, रेशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस है, वो एक तरह से क्या मानती हैं। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ पे एक बात आती है, जो रेशनल एक्सपेक्टेशन की हम बात कर रहे हैं 1970 के बाद में जो शुरू हुई, उसको गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी में यूज किया। उससे पहले की अगर हम बात कर रहे हैं तो उससे पहले जो अर्थव्यवस्था में जो पॉलिसी अपनाई जाती थी उसमें कौन सी प्रत्याशा कही जाती थी? एडेप्टिव। ठीक है, जो अनुकूली प्रत्याशा थी 1970 से पहले की जो गवर्नमेंट के जो डिसीजन होते थे वो एक तरह से जो भूतकालीन अनुभव है, जो पास्ट एक्सपीरियंस थे, उनके ऊपर डिपेंड होते थे। मतलब जो पुराने आंकड़े हैं, पिछले वर्षों के आंकड़े थे, उन आंकड़ों के आधार पर अगर निष्कर्ष निकाला जाता है तो इसी परिकल्पनाओं को हम क्या कहते हैं? एडेप्टिव। मतलब गवर्नमेंट ने क्या किया था? हमको एडेप्ट कर लिया था पुरानी जो परिकल्पनाएं थी। मतलब पिछले वर्षों के आंकड़ों के आधार पर कोई अगर डिसीजन लिया जाता है, कोई निर्णय लिया जाता है। तो एक बार हम और समझ लेते हैं कि ये जो एडेप्टिव हाइपोथेसिस है वो क्या होती हैं। उसके बाद में हम जो रेशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस है इसका विचार किसने दिया था, उसकी कौन कौन सी अजम्पशंस है, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए एडेप्टिव हाइपोथेसिस की अगर हम बात करें, अनुकूली प्रत्याशा जो हैं वो एक तरह से क्या बताती हैं कि कोई भी आर्थिक चर जो हैं, जो इकोनॉमिक वेरिएबल हैं, उसमें जो परिवर्तन हो रहा है वो किस प्रकार से होगा? जो पास्ट में हुआ है, जो भूतकाल में हुआ है, उसकी प्रवृत्ति, वो ही प्रवृत्ति भविष्य में होगी। जैसा भूतकाल में हुआ है वैसा ही भविष्य में होगा। जैसे किसी एक कंपनी के जो शेयर हैं पिछले 10 वर्षों में अगर इनकी जो एवरेज प्राइस है, ठीक है, एवरेज वेटेड प्राइस हम कह सकते हैं, अगर वो क्या हुई है? बड़ी हैं, तो ये जो परिकल्पना है एडेप्टिव हाइपोथेसिस वो क्या मानती है कि अब आगे आने वाले टाइम में भी क्या होगा? इसकी प्राइस जो है वो एक तरह से क्या होगी? बढ़ेगी। तो ये जो हाइपोथेसिस वो एक तरह से क्या करती हैं? हिस्टोरिकल डेटा को बेस मानकर कोई भी निर्णय लिए जाए। ठीक है, पुराने जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों का प्रयोग करके, जैसे भूतकालीन आंकड़े जो हैं, पास्ट जो डेटा हैं, उनका यूज करके ही हम क्या करते हैं? फ्यूचर के बारे में अनुमान लगाते हैं। इसमें ऐसा कहा जाता है कि जैसा पास्ट में हुआ है उसी के अनुसार एवरेज उसका जो है वही क्या होगा? फ्यूचर में होगा, भविष्य में होगा। जैसे हम फ्रीडमैन का जो फिलिप्स कर्व है, ठीक है, वो भी एक तरह से क्या था? हिस्टोरिकल डेटा पे आधारित था। वो एडेप्टिव हाइपोथेसिस के ऊपर ही डिपेंड था। ठीक है, फ्रीडमैन का जो फिलिप्स कर्व था, जैसा कि हमने उसका अलग पूरा वीडियो पढ़ रखा है। फ्रीडमैन का जो जैसे फिलिप्स ने बताया, जब फिलिप्स कर्व कैसा होता है? डाउनवर्ड होता है, जो अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में इनवर्स रिलेशन को बताता है। लेकिन फ्रीडमैन ने क्या बताया था कि जो फिलिप्स वक्र है, ठीक है, उसका जो आकार है लॉन्ग रन में कैसा हो जाता है? वर्टिकल हो जाता है, ओ वाई एक्सिस के ऐसा हो जाता है। और उन्होंने अपना जो ये कर्व दिया है, फिलिप्स वक्र जो दिया है, वो एक तरह से हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर, पिछले वर्षों के आंकड़ों के ऊपर आधारित था। हम कह सकते हैं कि जो एडेप्टिव हाइपोथेसिस थी उसके ऊपर आधारित था। और प्रत्याशाएं जो होती हैं उसके बारे में अनुमानों की अगर हम बात करें तो पिछले जो भूतकाल समय गुजर चुका है उसी के डेटा का एक तरह से प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो पिछले आंकड़ों को देखकर कोई निष्कर्ष अगर निकाला जाता है तो इस प्रकार की जो हाइपोथेसिस उसको एक तरह से क्या कहा जाएगा? एडेप्टिव हाइपोथेसिस कहा जाता है, अनुकूली प्रत्याशा कहा जाता है। जैसे अगर हम कहें कि पिछले 10 वर्षों में एक कंपनी है उसका जो लाभ है, प्रॉफिट है, वो बड़ा है, तो ये जो परिकल्पना है वो क्या बताती है कि आने वाले टाइम में भी क्या होगा? उस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो वैसा ही होगा, निरंतर क्या होगा? बढ़ता जाएगा। तो पिछले आंकड़ों को देखकर, पिछले निष्कर्षों को देखकर अगर कोई भविष्य के बारे में भविष्यवाणी की जाती है, अनुमान लगाया जाता है, तो इसी का परिकल्पना को हम क्या कहते हैं? एडेप्टिव हाइपोथेसिस कहते हैं। 1970 से पहले की अगर हम बात करें, ठीक है, रॉबर्ट लुकास जो था उन्होंने अपने जो विचार दिए थे, उससे पहले की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसियां होती थी, गवर्नमेंट की जैसे इनकम के बारे में जो भी पॉलिसी हैं, फिस्कल पॉलिसी हैं, मॉनेटरी पॉलिसी हैं, तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती थी वो एक तरह से क्या थी? एडेप्टिव हाइपोथेसिस के ऊपर ही डिपेंड थी। 1970 से पहले की अगर हम बात करें तो 1970 से पहले गवर्नमेंट की जो डिसीजन लिए जाते थे वो एक तरह से एडेप्टिव हाइपोथेसिस के ऊपर ही डिपेंड थे। मतलब पहले के जो आंकड़े थे उन आंकड़ों का ही प्रयोग किया जाता है। अब देखिए ये जो विवेकपूर्ण प्रत्याशाओं की परिकल्पना है
तो उसके बारे में जो विचार हैं, ठीक है, सबसे पहले जो विचार वो किसने दिए थे, इकोनॉमिक्स ने 1961 में जॉन एफ मूथ, ठीक है। विवेकपूर्ण प्रत्याशाओं की जो परिकल्पना है, रेशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस है, इसके बारे में सबसे पहले जो विचार है वो किसने दिए थे, जॉन एफ मूथ, ठीक है, अमेरिकन इकोनॉमिक्स थे, इन्होंने सबसे पहले विचार दिए थे। और इनका एक आर्टिकल आया था, रेशनल एक्सपेक्टेशंस एंड द थ्योरी ऑफ प्राइस मूवमेंट। इस आर्टिकल में उन्होंने रेशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस के बारे में अपने विचार दिए थे। तो सबसे पहले विचार इन्होंने दिए थे 1961 में, लेकिन उस समय का जो टाइम पीरियड था उस समय ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ था। 1961 में उन्होंने अपने आर्टिकल में जो रेशनल एक्सपेक्टेशन के बारे में विचार दिए थे वो उस समय ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुए थे। लेकिन सबसे पहले जो विचारों का जो हम फादर ऑफ रेशनल एक्सपेक्टेशन कह सकते हैं, किसको कह सकते हैं, जॉन एफ मूथ को कह सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही विचार दिए थे। लेकिन उस समय ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुए थे। 1960 की हम बात करें, उसमें एक तरह से क्या था, स्टैगफ्लेशन की कंडीशन थी, ठीक है, तो ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुए थे। लेकिन उसके बाद में 1970 में 1970 में जो अमेरिकन इकोनॉमिक्स थे, रॉबर्ट लुकास और थॉमस सार्जेंट, इन्होंने अपने विचार दिए थे रेशनल एक्सपेक्टेशन के बारे में, जो बहुत ही पॉपुलर हुए थे। और बाद में गवर्नमेंट ने अपनी जो पॉलिसी थी उन पॉलिसी में एक तरह से इनके जो विचार थे उनको एक तरह से अपनाया था, क्योंकि गवर्नमेंट उसमें देखने आप सोचने लग गई थी कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी, वो एक तरह से क्या है, इतनी इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि लोग एक तरह से क्या करते हैं, उसके बारे में पहले से अनुमान लगा लेते हैं। तो रॉबर्ट लुकास थे, उन्होंने बताया कि जो रेशनल एक्सपेक्टेशन की जो हाइपोथेसिस है वो किस तरीके से गवर्नमेंट इसके बेसिस पर डिसीजन लेके एक तरह से उसको ज़्यादा प्रभावशाली बना सकते हैं। अब देखिए, ये जो हाइपोथेसिस हैं इसकी जो मान्यताएं हैं कौन कौन सी हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। बाद में इसको हम डिटेल में जो रॉबर्ट लुकास के इसके बारे में क्या विचार थे उनको हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखिए, इसमें क्या माना गया है कि इसमें माना गया, इसकी जो एजम्पशन है सबसे पहले क्या है, लोग हमेशा अपनी भूतकालीन गलतियों से सीखते हैं। जो पीपल हैं, जो पब्लिक हैं, उन्होंने पास्ट में जो मिस्टेक की हैं उस मिस्टेक को, जो भी गलतियां उन्होंने पहले कर दी हैं, लोग उन गलतियों से सीखते हैं और उन गलतियों को कभी भी वो रिपीट नहीं करेंगे। लोग अपनी जो मिस्टेक हैं, अपनी जो गलतियां हैं, उनको कभी भी रिपीट नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो विचारधारा है, ये जो परिकल्पना है, हाइपोथेसिस जो है, वो एक तरह से क्या मानती हैं कि लोगों के द्वारा पहले जो भी गलतियां की गई हैं पास्ट में, उन गलतियों से लोग एक तरह से सबक सीखते हैं, उन गलतियों से वो कुछ सीखते हैं और उन गलतियों को, उन मिस्टेक को वो वापस अगली बार रिपीट नहीं करेंगे। जैसे उन्होंने किसी कंपनी में शेयर परचेज किए थे और उनने जो डिसीजन लिया था वो एक तरह से गलत हो गया था, तो ये जो पास्ट एक्सपीरियंस रहा था, उस पास्ट एक्सपीरियंस में उन्होंने क्या क्या गलतियां थी, उन गलतियों को वापिस वो दोबारा नहीं करेंगे। ये एक तरह से हमने मान लिया इस मान्यताओं में। दूसरा है कि जो पूर्वानुमान है, जो फोरकास्टिंग, भविष्य के बारे में जो अनुमान लगाया जा रहा है, वो एक तरह से क्या होता है, पक्षपातपूर्ण रहित होता है, ठीक है। पक्षपातपूर्ण रहित का मतलब क्या हो गया, अनबायस्ड का मतलब क्या हो गया कि लोगों के द्वारा जो भी इकोनॉमिक डिसीजन लिया जा रहा है उस डिसीजन में उनके पास में जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती हैं उस सारी इंफॉर्मेशन का वो यूज करेंगे। क्लियर हो गया। पूर्वानुमान पक्षपात रहित होता है। अनबायस्ड फोरकास्टिंग का मतलब क्या हो गया, लोगों के द्वारा जो भी इकोनॉमिक डिसीजन लिया जा रहा है उस डिसीजन को लेने के लिए उनके पास में जितनी भी इंफॉर्मेशन है उस सारी इंफॉर्मेशन का वो यूज करेंगे, अपनी तरफ से वो उसमें कुछ भी नहीं जोड़ेंगे। अगर अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं तो वो किसको दर्शाता है, पक्षपात को दर्शाता है, बायस्ड बिहेवियर को दर्शाता है। लेकिन इस थ्योरी में ऐसा एज्यूम कर लिया गया है कि लोग अपनी तरफ से कुछ भी नया नहीं जोड़ेंगे, केवल उनके पास में जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उस सारी इंफॉर्मेशन का ही यूज करके, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके ही वो कुछ डिसीजन लेंगे। और फिर नेक्स्ट जो मान्यता है तीसरी, वो क्या है, लोगों को इस बात की जानकारी होती है कि अर्थव्यवस्था कैसे कार्य करती है, ठीक है, जो इकोनॉमिक सिस्टम है।
ठीक है, जो इकोनॉमी है वो किस तरीके से कार्य कर रही है, लोगों को इस बारे में जानकारी होती है, लोगों ने इसके बारे में एक तरह से स्टडी कर रखी होती है। ठीक है, लोगों ने एक तरह से इसके बारे में अध्ययन कर रखा होता है कि जो अर्थव्यवस्था उसकी कार्य प्रणाली किस प्रकार की है, अर्थव्यवस्था में जो प्राइस लेवल है, कीमत स्तर है, उसमें चेंजेस कैसे हो रहा है, कीमत स्तर में जो परिवर्तन होता है उनके बारे में लोगों को जानकारी होती है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी, सरकार की कोई भी नीतियां होती हैं कि सरकार किसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कौन सी नीति अपनाएगी, तो इस बात की भी लोगों को जानकारी होती है। अर्थव्यवस्था में जो एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार, उसका स्तर कैसा है, टोटल प्रोडक्शन का लेवल कितना है, जीडीपी का लेवल कितना है, इन सभी के बारे में लोगों को एक तरह से जानकारी होती है। लोगों ने इन सभी की एक तरह से स्टडी कर रखी होती हैं, इसलिए गवर्नमेंट इनको कोई सरप्राइज नहीं कर सकती हैं। जो डिसीजन होंगे, इकोनॉमिक डिसीजन लिए जाएंगे, जो आर्थिक निर्णय लिए जाएंगे, वो एक तरह से इन्हीं मान्यताओं के ऊपर डिपेंड होंगे। मतलब सरकार के द्वारा जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो एक तरह से कौन से होंगे, इन सभी के आधार पर लिए जाएंगे, क्योंकि सरकार को पता है कि लोगों ने एक तरह से पूरी अर्थव्यवस्था के बारे में स्टडी कर रखी है। सरकार की जो पॉलिसी है वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाएगी। तो सरकार को जो डिसीजन लेने हैं वो किस आधार पर लेने हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशन को देखकर ही कोई पॉलिसी बनानी चाहिए। ये हमारे जो हाइपोथेसिस हैं, रेशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस क्या कहती हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा अगर कोई पॉलिसी बनाई जाती है तो वो पॉलिसी जो है वो एक तरह से लोगों की एक्सपेक्टेशन को देख के ही बनानी चाहिए, तभी वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी। इसके बारे में आगे हम और भी डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़तेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसका जो आगे का पार्ट है इसको लगभग हम 2-3 पार्ट में पूरा कंप्लीट करेंगे। तो पहला पार्ट जो है वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको आगे और डिस्कस करेंगे कि जो रॉबर्ट लुकास थे उन्होंने अपने इस थ्योरी के बारे में कौन कौन से विचार दिए हैं, और जो फिलिप्स वक्र हैं, ठीक है, हमारे जो मॉनेटरी पॉलिसी हैं, फिस्कल पॉलिसी हैं, उन सभी में एक तरह से जो रेशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, उनको हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे।